बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू SWS लर्न ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से कुछ जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो एज अ लॉन्ग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होता क्या है? सपोज कोई एक मोलिक्यूल है, जैसे वाटर मोलिक्यूल, और दूसरा वाटर मोलिक्यूल है। इन दोनों वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मतलब दरमियान, और मोलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल्स के दरमियान। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। अब आपकी बुक में इसकी डिफरेंट टाइप्स दी गई हैं। 3 तरह की फोर्सेस को आपकी बुक में डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, सेकेंड है परमानेंट डायपोल फोर्सेस, और थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले जो हमने डिस्कस करनी है वो है इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। अब इसका सेकेंड नेम भी है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस का सेकेंड नेम है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है। पेपर में एज अ लॉन्ग आ सकता है कि व्हाट आर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, राइट इट्स फैक्टर। तो इसके फैक्टर्स और लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ये दोनों ही एज अ लॉन्ग आ सकते हैं, या आ सकता है इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस एंड इट्स फैक्टर। दोनों तरीकों से ये लॉन्ग आ सकता है। बस आपने याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है इस चैप्टर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस और इसके फैक्टर। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस, अगर देखो तो इसमें 2 तरह के वर्ड है, एक इंस्टेंटेनियस डायपोल और एक इंड्यूस्ड डायपोल। इन दोनों डायपोल को समझते फिर हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। सपोज कोई भी कंटेनर है और उसमें गैस है। अब याद रखना इसमें जो गैस है वो नॉन पोलर गैस है। इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस नॉन पोलर कंपाउंड्स के लिए होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए होती है, ठीक है। और ये वाहद यही फोर्स है जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है। अब देखो कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। अब क्या है, अगर हम इनको ड्रॉ करें, एक ये मॉलिक्यूल है एक ये मॉलिक्यूल, इनको ड्रॉ करें, ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल, दरमियान में न्यूक्लियस है और साइड पे क्या है, इलेक्ट्रॉन। जब ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे तो देखो न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। अब देखो जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, यानी धकेलेंगे। जब एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को ये धकेलेंगे तो इनका कुछ ना कुछ इस तरह चेंज हो जाएगा। जब ये दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को धकेलेंगे, सपोज ये इसके इलेक्ट्रॉन को पुश करता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं। इसी तरह ये इसके इलेक्ट्रॉन को पुश करता है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। क्या किया, जब ये दोनों मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आए तो इन्होंने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे क्या है, सेम चार्ज। इस इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव और इसके इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव, तो सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते, तो इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल एक साइड पे हो गए। अब देखो ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इधर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और एक साइड पे इलेक्ट्रॉन चले गए तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसी तरह इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और एक साइड पे इलेक्ट्रॉन चले गए पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सपोज ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है Br2 और इधर भी ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल है। सपोज ये जो ऊपर हमने मॉलिक्यूल बनाया ये Br2 है, यानी ब्रोमीन का मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा, इसमें एक साइड पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ चुका है और एक साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। इस तरह इधर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। कैसे आया, जब दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आए तो उन्होंने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल किया तो इलेक्ट्रॉन एक साइड पे चले गए। अब एक साइड पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है तो उधर हम कह देंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और एक साइड पे न्यूक्लियस है तो उधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो बना है डाइपोल, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, यानी ये बिल्कुल थोड़े वक्त के लिए बना है। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है लम्हाती, यानी थोड़े लम्हे के लिए जो डायपोल क्रिएट होगा उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो तो आप उसमें यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड।
या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो अगर आप कहीं कहीं सफर कर रहे हो तो अचानक आप मीटर के ऊपर देखें एक लम्हे के लिए, वहां जो स्पीड होगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी। इसी तरह ये जो डायपोल क्रिएट हुआ है इसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस डायपोल, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए क्रिएट हुआ है। इंस्टेंटेनियस डायपोल। जो कंटेनर उसमें सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स तो नहीं है, और भी मॉलिक्यूल्स है। तो ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल है, अब ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल है ये किसी और मॉलिक्यूल के पास जाएगा। अब देखो जो कंटेनर है उसमें हजारों मॉलिक्यूल है, सिर्फ 2 मॉलिक्यूल नहीं है। इन दोनों के ऊपर तो पोल क्रिएट हुआ जिसको हमने कह दिया इंस्टेंटेनियस डायपोल, ये थोड़े लम्हे के लिए क्रिएट हुआ है। अब ये इंस्टेंटेनियस डायपोल किसी ऐसे मॉलिक्यूल के पास जाएगा जिसमें कोई पोल्स क्रिएट नहीं हुए हैं। अब देखो इस डायपोल में इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, तो ऑपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसके सारे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ही आ जाएंगे। अब ये देखो इस मॉलिक्यूल ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को खींचा, इसके पॉजिटिव चार्ज ने इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो इसके मॉलिक्यूल की भी शेप चेंज हो गई। इसके इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ गए और न्यूक्लियस एक तरफ आ गया। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन आ गया उसको कह देंगे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसको कह देंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखो इस मॉलिक्यूल ने क्या किया है, इस मॉलिक्यूल को उकसाया कि तुम भी पोल्स क्रिएट करो, तो इसको कहेंगे इंड्यूस डायपोल। इंड्यूस का मतलब होता है उकसाना। तो इस मॉलिक्यूल ने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को उकसाया कि तुम भी डायपोल क्रिएट करो। देखो इसका तो पहले ही डायपोल था, ये था इंस्टेंटेनियस डायपोल। इसने क्या किया, जब ये दूसरे मॉलिक्यूल के करीब आया तो इसके पॉजिटिव चार्ज ने उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो उसके एक साइड पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन चले गए और उधर पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हो गया और दूसरी साइड पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस डायपोल ने क्या किया, इस मॉलिक्यूल को उकसाया कि ये भी डायपोल क्रिएट करे। तो इसने क्या किया, इसको इंड्यूस किया है, उकसाया है। इसलिए ये जो डायपोल क्रिएट उसको कहेंगे इंड्यूस डायपोल। इंड्यूस डायपोल। इसी तरह ये हमारे पास कौन सा था, इंस्टेंटेनियस डायपोल। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डायपोल है जो पहले बना था। अब ये डायपोल दूसरे मॉलिक्यूल के करीब आया, उसको भी इंड्यूस किया डायपोल्स में, तो ये जो नया डायपोल बना इसको कहेंगे इंड्यूस डायपोल। अब हमारे पास 2 तरह के डायपोल्स क्रिएट हो चुके, एक इंस्टेंटेनियस डायपोल और एक इंड्यूस डायपोल। अब इन दोनों डायपोल्स के दरमियान कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान, एक इंस्टेंटेनियस डायपोल मॉलिक्यूल और एक इंड्यूस डायपोल मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब इसको लंदन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो साइंटिस्ट ना जिसने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम था लंदन, इसलिए इसको कहते हैं लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। सेकंड नेम इसका क्या है, इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस डायपोल फोर्सेस। यानी इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस डायपोल दोनों के दरमियान जो फोर्स है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल फोर्सेस या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। आपने याद रखें ये जो लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस होती है ये मोमेंट्री फोर्स होती है, यानी एक मूवमेंट के लिए क्रिएट होती है। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंड्यूस्ड डायपोल एंड इंस्टेंटेनियस डायपोल। दी मोमेंट्री force of attraction between an instantaneous dipole and induced dipole, between an instantaneous and an induced dipole is called London dispersion forces. इसका दूसरा नाम क्या, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। इंस्टेंटेनियस ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि मोमेंट्री फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल इज कॉल्ड लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, या इसका सेकंड नेम क्या है, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस।
अब एग्जाम्पल कौन कौन सी आती हैं इसमें, किन किन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है ये इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन कौन से आ सकते हैं, CH4 यानी मिथेन, इसी तरह C2H4 यानी इथेन, इसी तरह ब्रोमीन, क्लोरीन गैस, इसी तरह डिफरेंट जैसे हाइड्रोजन गैस। इन सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती है उसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस या लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। अब ये जो मैंने पूरी आपको राम कहानी सुनाई इसको हमने एक्सप्लेन करना यानी एक्सप्लेनेशन देनी। ये आपके लिए चॉइस है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसके फैक्टर डिटेल से कर ले, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो ज्यादा बेटर है। हमने एग्जाम्पल दी कि कंटेनर में क्या है, ब्रोमीन के मॉलिक्यूल्स। तो अब हम कहेंगे व्हेन टू ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स, पहले क्या होगा, दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब आएंगे। व्हेन टू ब्रोमीन मॉलिक्यूल्स come close to each other, एक दूसरे के करीब आते हैं तो क्या करते हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर दे, दे रिपेल दी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। तो इस तरह क्या होगा, एज अ रिजल्ट क्या होगा कि डायपोल क्रिएट हो जाएंगे। दिस मॉलिक्यूल्स बिकम डायपोल, ये मॉलिक्यूल डायपोल एट एनी इंस्टेंट, किसी लम्हे। और इस डायपोल को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डायपोल। पहला जो डायपोल क्रिएट हुआ था उसका नाम क्या था, इंस्टेंटेनियस डायपोल। अब ये जो इंस्टेंटेनियस डायपोल था इसने क्या किया, अपने करीब पड़े मॉलिक्यूल्स को उकसाया पोलैरिटी की तरफ यानी डायपोल क्रिएट करने की तरफ। सो दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल ने क्या किया, नियर बाय मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टर्ब किया। दिस मॉलिक्यूल डिस्टर्ब दी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनदर मॉलिक्यूल्स एंड क्रिएट आ डायपोल। जो नया डायपोल बना उसको क्या कहते हैं, इंड्यूस डायपोल। क्रिएट अ डायपोल कॉल्ड इंड्यूस डायपोल। ये सारी एक्सप्लेनेशन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एज अ लॉन्ग अगर आप इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जाम्पल और देन इसके फैक्टर एक्सप्लेन करें तो इतना भी काफी है। अब करने हैं फैक्टर, इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस डायपोल फोर्सेस के फैक्टर्स। इन दोनों फैक्टर को वन बाय वन डिटेल से करते हैं। पहला फैक्टर है मॉलिक्यूलर मास एंड साइज। मॉलिक्यूलर मास एंड साइज क्या है कि अगर हम देखें ये जो हम मॉलिक्यूल्स यूज करें नॉन पोलर, इन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास और साइज इफेक्ट करता है इस फोर्सेस को, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस को। किस तरह, अगर आप देखो सपोज अगर एक मॉलिक्यूल ये है और उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ये है, दूसरा मॉलिक्यूल ये है और उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या है, ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को डिस्टर्ब करना ज्यादा ही सिंपल होता है कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्पर्जन होती है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं एक तरफ न्यूक्लियस चला जाता है, तो ये क्या है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्पर्जन। तो जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्पर्जन उतनी ही ज्यादा होगी और उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड डायपोल और इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस होगी। सो हम कहेंगे दी मॉलिक्यूलर mass of a compound, किसी भी कंपाउंड का जितना मास ज्यादा होगा इज ग्रेटर, जितना ज्यादा होगा दी इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस आर स्ट्रोंगर, उतनी ही ज्यादा इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस स्ट्रोंगर होंगी।
हम कहेंगे दिस इज बिकॉज, ये इसलिए है कि मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा उसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। दिस इज बिकॉज इन अ लार्जर मॉलिक्यूल, एक बड़े मॉलिक्यूल में, द डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इजियर, इलेक्ट्रॉन्स की डिस्पर्जन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड भी कह सकते हैं, इज easier। और पोलराइजेशन भी इजियर है। इसकी एग्जांपल सिंपल ले ले कि जितना बड़ा मॉलिक्यूल होगा उसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्पर्जन उतनी ही ज्यादा होगी और उतना ही ज्यादा उसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस डायपोल फोर्सेस होगी और उतनी ही ज्यादा पोलराइजेशन होती है। पोलराइजेशन कहते हैं कि एक मॉलिक्यूल की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल में डायपोल क्रिएट होने को पोलराइजेशन कहते हैं। तो जो मॉलिक्यूल जितना बड़ा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्पर्जन जितनी ज्यादा होगी दूसरे मॉलिक्यूल में भी वो इलेक्ट्रॉन की डिस्पर्जन उतनी ही ज्यादा करेगा और उतनी ही ज्यादा हमारे पास इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेज होंगी, यानी लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज होंगी। अब ये जो मोलिकुलर मास वाला हमने फैक्टर पढ़ा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई मेंबर्स ऑफ हैलोजेंस हैव डिफरेंट फिजिकल स्टेट। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन व्हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन इंक्रीज डाउन दी ग्रुप। तो इन दोनों का सेम ही आंसर अगर हम देखें तो हैलोजेंस का ग्रुप कौन सा है? पहले होता है फ्लोरीन, फिर होता है क्लोरीन, फिर होता है ब्रोमीन, फिर होता है आयोडीन। अब आप ये देखो फ्लोरीन और क्लोरीन है ये दोनों गैस है। इसके अलावा जो ब्रोमीन है ये लिक्विड फॉर्म में होता है और ये जो आयोडीन है ये सॉलिड फॉर्म में। अब देखो इसमें क्या है, फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। ये चारों के चारों एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, हैलोजन ग्रुप से, लेकिन अगर इनका देखें तो फिजिकल स्टेट डिफरेंट है। कोई गैस में एग्जिस्ट कर रहा है, कोई लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है, कोई सॉलिड में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसा क्यों है? इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स नीचे जाते हैं इंक्रीज क्यों करते हैं? ऊपर वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम है, फिर जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। तो देखो सॉलिड का ऑब्वियसली बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा और गैस का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सो इसका आंसर क्या होगा? ये जो फिजिकल चेंज है इसकी वजह क्या है? जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो एटम का साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो हमने अभी पढ़ा जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज करेगा इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्पर्जन उतनी ही ज्यादा इंक्रीज करेगी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्पर्जन इंक्रीज करेगी उतनी ही ज्यादा इंड्यूस्ड डायपोल और इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस होंगी और जितनी ज्यादा इंड्यूस्ड डायपोल और इंस्टेंटेनियस डायपोल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूल को बॉयल करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे ये देखो इन दोनों के दरमियान अगर ये लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, हमने कहा कि मॉलिक्यूल का साइज जितना बढ़ता जाएगा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ये लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और जितनी ज्यादा ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी उतना ही ज्यादा इसको बॉयल करना मुश्किल हो जाएगा। उतना ही ज्यादा जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती जाएगी उनकी फिजिकल स्टेट भी चेंज करती जाएगी। सो हम लिखेंगे इन हैलोजेंस फर्स्ट टू मेंबर्स क्या है? गैस। फर्स्ट टू मेंबर्स आर गैसेस। फिर थर्ड मेंबर हम कहेंगे ब्रोमीन, बट ब्रोमीन इज अ लिक्विड, ब्रोमीन लिक्विड में है। एंड आयोडीन क्या है? सॉलिड में है। इज सॉलिड। अब लिखेंगे इसकी वजह क्या है? दिस इज ड्यू टू साइज इंक्रीज। साइज इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। डाउन दी ग्रुप साइज इंक्रीज होता है एंड और जैसे जैसे साइज इंक्रीज होगा इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस स्ट्रोंगर होंगी और जितनी ज्यादा ये स्ट्रोंगर होती जाएंगी उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। डेट इज
वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ halogens increases down the group। इस तरह आप इसका आंसर लिख सकते हैं, दोनों का सेम ही आंसर है। अब देखो ये जो सेकंड क्वेश्चन है वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन, इस तरह भी आ सकता है वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज होता है तो डाउन दी ग्रुप, तो आप इसका आंसर बिल्कुल यहां से लेकर यहां तक लिख सकते हो। दिस इज बिकॉज दिस इज ड्यू टू साइज इंक्रीज डाउन दी ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है, जैसे जैसे नीचे आते हैं साइज इंक्रीज करता है, इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस डायपोल फोर्स स्ट्रॉन्गर हो जाती है। डेट इज वाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजेंस की जगह नोबल गैसेस आप इधर लिखेंगे जब नोबल गैसेस का आंसर रहेगा। हैलोजेंस की जगह आप यहाँ नोबल गैसेस लिखेंगे जब नोबल गैसेस का क्वेश्चन आएगा। तो सेम यही क्वेश्चन होगा। ये दो शॉर्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने इन दोनों शॉर्ट्स को अच्छे से करना है। देन सेकेंड फैक्टर है सरफेस एरिया। इसको आप इस तरह समझे कि कोई एक मॉलिक्यूल है वो इस तरह, उसका सिर्फ ये सरफेस एरिया, कोई एक मॉलिक्यूल है वो इस तरह, उसका ये सारा सरफेस एरिया। अब क्या होगा, जिसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतने ही मॉलिक्यूल उसके साथ आके कनेक्ट करेंगे। अब देखो इस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया इतना था और इसके साथ सिर्फ थोड़े मॉलिक्यूल आके कनेक्ट हुए। अब जो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसके साथ ज्यादा मॉलिक्यूल आके कांटेक्ट करेंगे, और जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स आके कांटेक्ट करेंगे उतनी ही ज्यादा इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस होंगी। सो हम लिखेंगे द मॉलिक्यूल with greater surface area जिस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा हैज ग्रेटर नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, उतना ही ज्यादा उसके नंबर इंक्रीज करेंगे कॉन्टैक्ट के फॉर नियर बाय मॉलिक्यूल्स। अगर कोई मॉलिक्यूल है जितना ज्यादा उसका सरफेस एरिया होगा उतने ही ज्यादा उसके नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे नियर बाय मॉलिक्यूल्स के साथ, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट होंगे उतनी ही ज्यादा इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस होगी। सो द इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस आर ग्रेटर ये कह सकते हैं या स्ट्रोंगर भी कह सकते हैं, आर स्ट्रोंगर फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग लार्ज सरफेस एरिया। जिस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस उतनी ही ज्यादा होंगी। ये हमारे पास सेकंड फैक्टर है। इसकी कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं कंसीडर्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन होते हैं सिर्फ जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होता है। अब जैसे एग्जांपल है हमारे पास ये, इसको कहते हैं इथेन और इसको कहते हैं हेक्सेन। ये दोनों हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये आप चैप्टर नंबर 12 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अब जो हमारे पास इथेन है इसका बॉइलिंग पॉइंट है -88.6 सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 68.7 सेल्सियस। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट पॉजिटिव है, यानी इसका ज्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ऐसा क्यों? अगर हम देखें इथेन का स्ट्रक्चर तो इसमें 2 कार्बन होते हैं और वो इस तरह होता है। इसमें देखें तो इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अब देखो सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, इसमें सिर्फ 2 कार्बन है जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसमें देखो तो सरफेस एरिया ज्यादा है। जिसमें सरफेस एरिया ज्यादा होगा उसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस उतनी ही ज्यादा होंगी और उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सो हम कहेंगे इसका सरफेस एरिया कम है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, और इसमें जो मॉलिक्यूल है इसका दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कॉन्टेक्ट भी ज्यादा है। सो इसमें जो इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस ज्यादा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है। तो सेम आप ऊपर वाली लाइनें इसमें लिख सकते हैं। अगर आ जाए कि
इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। ऐसा क्यों? तो सेम आप ऊपर वाला लिख सकते हैं कि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसलिए इसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। इन सबका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 36.2 सेल्सियस, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 28 सेल्सियस और थर्ड का बॉइलिंग पॉइंट है 9.5 सेल्सियस। अब पेंटेन के इन आइसोमर का डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट क्यों है? देखो सभी तो क्या है पेंटेन और सबका मोलिकुलर फॉर्मूला भी C5H12 है, तो सबका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट क्यों है? अब देखो तो इन सबका बॉइलिंग पॉइंट इसलिए डिफरेंट है, अगर ये मॉलिक्यूल देखे तो इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है। क्यों? अगर ये मॉलिक्यूल देखे तो बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है। अगर ये देखे तो ये स्ट्रेट चेन नहीं है, इसमें एक ब्रांच आ गई, इसमें एक कार्बन कम होगी, इसमें सिर्फ 3 कार्बन है जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट कर सकती है। इसमें देखो तो सिर्फ 2 कार्बन है जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कांटेक्ट कर सकती हैं। क्या? चेन ऑक्युपाई होती जा रही। इस चेन में सबसे ज्यादा सरफेस एरिया था, बिल्कुल इस तरह थी। तो सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से इसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ कांटेक्ट होंगे दूसरे मॉलिक्यूल के लिए। तो सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से इसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल एंड इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस ज्यादा होंगी, और जितनी ज्यादा फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसमें जो है वो इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस इंटरमीडिएट होगी, यानी दरमियानी होगी, इसकी निस्बत कम होगी, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसका सरफेस एरिया भी कम है, इसकी वजह से इसमें इंस्टेंटेनियस डायपोल और इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी कम होंगी और इसका बॉइलिंग पॉइंट इसकी निस्बत कम हो जाएगा। अब हम आते हैं इसकी तरफ, तो इसका सरफेस एरिया बहुत ही कम है। सरफेस एरिया कम होने की वजह से इंस्टेंटेनियस डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस भी कम हो जाएगी, और जब वो फोर्सेस कम होगी तो इनका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाएगा। सो ये थी आज की वीडियो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, आपने इस चैप्टर को करना है तो इस लॉन्ग को बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है इस चैप्टर का, इसको कहें तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। यही हमारी वीडियो थी आज की। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।